आरबीआई की तरफ से भारत में गोल्ड लोन को लेकर के कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, जिन नियमों को लेकर के अलग अलग पक्षों में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स में आपको अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत सरकार में वित्त मंत्रालय की तरफ से आरबीआई को सुझाव दिया गया है कि इन नियमों में कुछ बदलाव किया जाए, ताकि भारत में जो गरीब वर्ग है, जो इन गोल्ड लोन का सबसे ज्यादा फायदा लेता है, उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी वीडियो में सबसे पहले एक सवाल पर चर्चा करते हैं और सवाल के बाद जो है हम वीडियो पर डिस्कशन करते हैं। तो एक सवाल आपके सामने मौजूद है, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आप जवाब नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि गोल्ड और इस तरह की जो दूसरी संपत्तियां होती हैं उनके लिए लोन टू वैल्यू जो है, यानी कि LTV जो है, लोन टू वैल्यू जो है, इसका निर्धारण कौन करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वीडियो में हम इसके जवाब को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले खबर देखते हैं, खबर हमारी क्या है। तो खबर हमारी बहुत सिंपल सी है, आरबीआई की तरफ से भारत में गोल्ड लोन को लेकर के कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इन नियमों को लेकर के वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि 2 लाख से कम के लोन पर इन कड़े नियमों को छूट दी जाए, यानी कि खासतौर पर जो गरीब वर्ग है, जो आपका मध्यम परिवार के लोग हैं, उनको इन नियमों से छूट देने की बात जो है आपका वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई है। और ये भी कहा गया है कि नियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, ताकि लोग इन नियमों के लिहाज से अपने आप को तैयार कर सकें और इनको सही ढंग से लागू किया जा सके। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखते हुए कहा है कि इन नियमों की वजह से, यानी कि जो नए रूल्स आरबीआई की तरफ से लागू किए गए हैं, उन नए रूल्स की वजह से भारत के गरीब वर्ग को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गरीब वर्ग के लिए जो संस्थागत ऋण तक की पहुंच है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग का जो एक्सेस है, वो इसकी वजह से प्रभावित हो सकता है। और ये हो भी सकता है क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो जो गरीब वर्ग है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, उनके लिए गोल्ड लोन एक बहुत ज्यादा लोकप्रिय विकल्प है। विशेष रूप से जब आपको तत्काल पैसों की जरूरत हो तो आप जो है बैंक के पास जाकर के अपना गोल्ड जो है, सोना क्योंकि हर घर में होता है, लगभग सभी जगह पर आपको गोल्ड जैसे प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, तो इनको आप बैंक के पास रख करके बहुत जल्दी पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बहुत बहुत ईजी और बहुत ज्यादा फेमस मैकेनिज्म के तौर पर देखा जाता है। पर क्योंकि आरबीआई के जो नए रूल्स हैं, इन नियमों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा गरीब वर्ग है उसके लिए लोन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिसका जिक्र हमारे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से किया गया है। तो ये सबसे पहले हमने खबर डिस्कस कर ली है कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। अब जो नए रूल्स हैं थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करते हैं, जो नए नियम हैं वो आरबीआई की तरफ से क्या डिसाइड किए गए हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने लोन टू वैल्यू रेशो को निर्धारित किया, उसका मैक्सिमम जो लिमिट है वो निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि उपभोग के लिए, यानी कंजम्पशन के लिए, नए गोल्ड लोन के लिए अधिकतम जो लोन टू वैल्यू हो सकता है वो 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आपको ये तो पता लग गया कि लोन टू वैल्यू 75% है, लेकिन ये क्या लोन टू वैल्यू होता क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि आखिर लोन टू वैल्यू का मतलब क्या है। लोन टू वैल्यू, अगर आप गोल्ड लोन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गोल्ड लोन के कॉन्टेक्स्ट में लोन टू वैल्यू का मतलब यह है कि आपने जितनी प्रॉपर्टी का गोल्ड या जितनी वैल्यू का गोल्ड आपने बैंक को दिया है उसमें से कितना प्रतिशत आप जो है लोन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई गोल्ड चेन मौजूद थी, या कोई भी गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है या कोई भी संपत्ति जो है वो आपके पास मौजूद है, जिसकी वैल्यू 1,000 रुपए है। अब 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी, 1,000 रुपए का गोल्ड आपने बैंक को दिया है, बैंक आपको कितना लोन दे सकता है इस 1,000 रुपए के गोल्ड के बदले? तो कितना दे सकता है? आरबीआई ने क्या तय किया हुआ है? आरबीआई ने तय किया हुआ है कि लोन टू वैल्यू है वो 75% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि आपको 1,000 रुपए के गोल्ड पर 750 रुपए से ज्यादा लोन नहीं मिल सकता है। ये है आपका लोन टू वैल्यू। अब लोन टू वैल्यू अगर कम है, मान लीजिए आरबीआई कल को इसको घटा करके 50% कर देता है,
तो आप कितना 1,000 रुपए के गोल्ड पर आप कितना लोन ले सकते हैं, आप 500 रुपए का लोन ले सकते हैं। और कल को अगर आरबीआई इसको बढ़ा करके 90% कर देता है तो आप 1,000 रुपए के गोल्ड पर कितना लोन ले सकते हैं, आप 900 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो लोन टू वैल्यू ये डिसाइड करता है बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी या आपका जो भी एसेट है उस एसेट की कीमत के एवज में आप कितना लोन प्राप्त कर सकते हैं। और लोन टू वैल्यू का इस्तेमाल जो है वो इकोनॉमी के भीतर आरबीआई जो आपका मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए भी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसी को समझने की कोशिश कीजिए, वैसे ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी अगर आप समझने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कल को आरबीआई को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, यानी कि पैसा जो इकोनॉमी में जा रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई लोन टू वैल्यू को कम कर देगा। क्या कर दिया, कम कर देगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो लोन टू वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, लोन टू वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इससे मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए लोन टू वैल्यू को बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई कम करने के लिए लोन टू वैल्यू को कम किया जाता है। अब इसको आप इन्फ्लेशन से कनेक्ट करके देखिए कि अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए आपका जो लोन टू वैल्यू है उसको कम करना पड़ेगा। तो सीधा सा अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन यानी कि आपकी इकोनॉमी में महंगाई एंड लोन टू वैल्यू का क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल सा रिलेशन ये है कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, जब इन्फ्लेशन को नीचे लेकर के आना है तो लोन टू वैल्यू को भी नीचे लेकर के आना पड़ता है, लोन टू वैल्यू को कम करना पड़ता है। और अगर आपको इन्फ्लेशन को बढ़ाना है यानी या आप कह सकते हैं ग्रोथ को अगर बढ़ाना है, तो इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाना है या ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो आपको लोन टू वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये छोटा सा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पर जो मौजूद थी उन पर हमने डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने लोन टू वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लिया है, और क्या नए रूल्स आरबीआई की तरफ से तय किए गए हैं उनकी अगर आप बात करें तो गोल्ड की वैल्यू तय करने के लिए मानक यहाँ पर आरबीआई ने तय किया है, केवल जो प्रमाणित व्यक्ति हैं या फिर जो प्रमाणित कंपनियां हैं वही यहाँ पर किसी भी आभूषण की शुद्धता की जांच कर सकती हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी की जांच कर सकती हैं। इसके अलावा मूल्यांकन के समय जो आपका उधार करता है यानी कि जो व्यक्ति अपना गोल्ड रख रहा है उधार के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर रख रहा है, उस व्यक्ति का मौजूद होना अनिवार्य है, उस व्यक्ति की मौजूदगी अनिवार्य है। इसके अलावा सोने की जो शुद्धता है वो 22 कैरेट से कम होने पर, यानी कि बेस जो है वो आपका 22 कैरेट है, अगर वो 22 कैरेट से कम है तो उसको एडजस्ट करके 22 कैरेट के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि बेस क्या है, बेस है आपका 22 कैरेट। तो ये आपको याद रखना है। कीमत निर्धारण की अगर आप बात करें कि गोल्ड की वैल्यू कैसे तय की जाएगी, तो गोल्ड की वैल्यू जो है वो पिछले 30 दिनों का जो औसत मूल्य है या पिछले दिन का जो मूल्य है जो भी यहाँ पर कम हो उसके आधार पर गोल्ड की वैल्यू तय की जाएगी। कैसे तय की जाएगी, फिर से आप याद कर लीजिए, पिछले 30 दिनों का जो औसत मूल्य है या पिछले दिन का जो मूल्य है जो भी यहाँ पर कम होगा उसके आधार पर गोल्ड की वैल्यू तय की जाएगी। मालिकाना प्रमाण की बात करें तो यहाँ पर अब आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको सबसे पहले ये पर्ची दिखानी पड़ेगी कि ये सोना आपका ही है, और अगर आपके पास वो पर्ची मौजूद नहीं है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ये निर्धारित करते हुए, ये बताते हुए कि ये गोल्ड आपका है और अगर आगे आगे चल करके कोई समस्या आती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो आपको मालिकाना हक जो है वो साबित करना पड़ेगा। उपयोग के उद्देश्य की अगर आप बात करें तो उपभोग और आय सृजन वाले लोन अलग अलग वर्गों में होंगे, यानी कि आप जो है लोन दो काम के लिए ले सकते हैं। या तो देखिए दो काम क्या हो सकते हैं, मान लीजिए एक काम आपका ये हो सकता है कि आप कंजम्पशन के लिए लेना चाहते हैं, आपके पास सोना रखा हुआ है, आपने सोने को गिरवी रख दिया और सोने को गिरवी रखने के बाद आपको जो पैसे मिले उस पैसे से आपने पार्टी कर ली, ये क्या हुआ आपका, ये कंजम्पशन के लिए आपने पैसे का इस्तेमाल किया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, आपने उसको बैंक को गिरवी रखा, उससे जो पैसे मिले उससे आपने एक नई फैक्ट्री खोल दी। तो आपने जो नई फैक्ट्री खोली है उससे क्या हो रहा है, उससे आपका इनकम क्रिएशन हो रहा है, उससे आपका आय सृजन हो रहा है, और आपने जो पार्टी करी है उससे आपका कंजम्पशन होगा। तो अब आरबीआई ने तय किया है कि जो दोनों लोन हैं इन दोनों लोन्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने तय किया है कि उपभोग के लिए आप बुलेट लोन ले सकते हैं। बुलेट लोन का मतलब यह है कि बेसिकली आपका, या उपभोग के लिए आप बुलेट लोन लेंगे उसको आपको 12 महीने तक चुकाना पड़ेगा, उसकी जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है वो 12 महीने हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बुलेट लोन का है। बुलेट लोन क्या होता है, बुलेट लोन बेसिकली वो लोन है जिसमें आप रीपेमेंट एक साथ करते हैं। सामान्य तौर पर जब आप लोन लेने जाते हैं तो आप बैंक से ईएमआई बनवाते हैं और हर महीने आप जो है पेमेंट करते हैं।
बुलेट लोन अलग होता है। बुलेट लोन में आपने जो पैसा लिया है, मान लीजिए आपका 12 महीने का बुलेट लोन है, तो आप हर महीने पैसे नहीं देंगे। आप 12 महीने के अंत में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का लोन लिया है, और फिर उस पर जो भी इंटरेस्ट आपका बनता है, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ 12 महीने के अंत में आप चुका देंगे। तो इसको कहा जाता है क्या? बुलेट लोन। तो यहाँ पर जो आपका उपभोग के लिए आप लोन जो लेंगे, उपभोग के लिए आप जो कंजम्पशन के लिए लोन लेंगे, उसका जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है, जो टाइम हो सकता है, वो 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 12 महीने से ज्यादा आप गोल्ड लोन नहीं ले सकते हैं कंजम्पशन के लिए। अगर आप मान लीजिए आप आय सृजन के लिए कोई लोन ले रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड 12 महीने से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा एक ही सोने को एक साथ दो तरह के लोन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही गोल्ड से आप जो है कंजम्पशन वाला लोन भी ले रहे हैं, और एक ही गोल्ड से आप जो है आय सृजन वाला यानी कि इनकम क्रिएशन वाला लोन भी ले रहे हैं। दोनों के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग गोल्ड को आपको जो है गिरवी या कोलेटरल रखना पड़ेगा। इसके अलावा और रूल्स अगर आप देखें, जैसे एक रूल ये भी है कि सोने का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, फिर जो भी आप रख रहे हैं उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है। तो सोने या चांदी के आभूषण बेसिकली अधिकतम 1 किलोग्राम प्रति उधारकर्ता जो है रखा जा सकता है। सोने के सिक्के की बात करें तो उसमें अधिकतम 50 ग्राम हो सकता है, और चांदी के सिक्के में अधिकतम 500 ग्राम हो सकता है। तो ये रूल, ये लिमिट जो है डिसाइड की गई आरबीआई की तरफ से। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पहले से बंधक सोने पर तब तक नया लोन नहीं लिया जा सकता जब तक कि पुराना लोन आप चुका नहीं देते। यानी कि सबसे पहले आपने जो पहले का लोन लिया है वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है उसी सोने पर नया लोन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ही सोने पर आप दो बार, एक ही गोल्ड पर आप दो बार लोन नहीं ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इन नियमों की व्याख्या करें, ओवरऑल अगर आप इन नियमों को समझने की कोशिश करें, तो आप निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से भारत में गोल्ड लोन को लेकर के जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, जो ग्राउंड रूल हैं, वो तय कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर सभी बैंकों को, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा एक नियम इसमें ये भी है, आप याद रख लीजिए कि मान लीजिए आपने बैंक से कोई 1,000 रुपए का लोन लिया, अपना सोना आपने गिरवी रखा, आपने 12 महीने बाद उसको जो है चुका भी दिया, और चुकाने के बाद आपने जो है पैसे भी पूरे वापस कर दिए। लेकिन अगर जो आपका बैंक है 7 दिनों के भीतर, 7 बिजनेस डेज के भीतर आपको पैसा वापस या आपका गोल्ड वापस नहीं करता है, तो फिर बैंक के ऊपर जुर्माना लगेगा। 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना जो है लगाया जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पर आरबीआई ने अपने रूल में तय करी है। तो ये कुछ नियम है जो नियम आपको याद रखने हैं। इनमें से किसी एक पर मान लीजिए कल को सवाल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब गोल्ड लोन के जो नियम है, इन नियमों में बदलाव क्यों किए गए हैं, बदलाव के पीछे के कारणों को अगर आप जानने की कोशिश करें, यानी कि कैसी ऐसी क्या वजह रही है कि हमको या आरबीआई को गोल्ड लोन को लेकर के नए नियम लाने पड़े हैं। नियमों के पीछे की वजह अगर आप देखें तो भारत में देखें, अगर आप गोल्ड की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से आपका जो एनपीए है यानी बकाया लोन की संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2024 तक अगर आप देखें तो बैंकों का एनपीए 2040 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि पिछले वर्ष 1,404 करोड़ रुपए के आसपास था। गैर बैंकिंग कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के एनपीए की अगर आप बात करें तो ये तकरीबन आपका 4,784 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 3,904 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इस तरीके से अगर हमारे देश में गोल्ड लोन को लेकर के कोई स्पष्ट नियम मौजूद नहीं होंगे, तो ऐसे में आपका एनपीए की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे। और ये जो रिसेंटली मसौदा या ड्राफ्ट जारी किया गया है आरबीआई की तरफ से, वो वही ग्राउंड रूल बनाने की कोशिश करता है, ताकि जो आपके गोल्ड लोन है उसमें डिफॉल्ट और नीलामी की जो समस्या है, इस समस्या को एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा ब्याज चुकता न होने से ग्राहक आभूषण को खो सकते हैं, जिससे वित्तीय और भावनात्मक नुकसान भी होता है। तो इसकी भी, इस समस्या को भी एड्रेस करना है, ताकि जो आपका ओवरऑल इकोसिस्टम बना हुआ है वो इकोसिस्टम बना बरकरार रहे और ठीक ढंग से इकोनॉमी काम करती रहे। तो बैंकों में कोई तरलता का संकट ना आ जाए, बैंकों में कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, बैंकिंग संकट ना पैदा हो जाए। इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी है कि हमारे पास गोल्ड लोन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स मौजूद हों, और इन्हीं चीजों को देखते हुए आरबीआई की तरफ से अब अंततः रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये रूल्स हमने देख लिए हैं, नियम हमने देख लिए हैं। अब एक बार प्रभाव की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन की वजह से क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उधारकर्ताओं के पास जो लचीलापन मौजूद था, वो लचीलापन अब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि क्योंकि हमारे पास कोई स्पष्ट नियम मौजूद नहीं थे,
तो जो आपके बैंक थे, कोई एक बैंक अलग रूल को फॉलो करता था, दूसरा बैंक अलग रूल को फॉलो करता था। एनबीएफसीज में भी आपको यही देखने को मिलता था कि बैंकों में अलग तरीके की वर्किंग प्रोसेस होता था, एनबीएफसीज में अलग तरीके का प्रोसेस होता था। लेकिन अब यहाँ पर आरबीआई ने कुछ ग्राउंड रूल तय कर दिए हैं, कुछ बेसिक रूल जो है वो तय कर दिए हैं और सभी को उन बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमारे पास ये ऑप्शन था कि हमें जो भी ज्यादा बेनिफिट देता था हम उसके पास जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर सभी जो आपकी एंटिटीज हैं जो भी गोल्ड लोन देती हैं वो एक समान हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी पहले मौजूद थी कि आप कहीं भी जा सकते थे, वो फ्लेक्सिबिलिटी अब कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब इस पूरे प्रोसेस में दस्तावेजीकरण भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको इस बात का सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये लोन आपका ही, ये गोल्ड आपका ही है। फिर जो बैंक है उनके लिए भी सर्टिफिकेशन, उनके लिए भी पूरा जो प्रोसेस है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ आपका बैंकों को निगरानी की के जो आपके पूरे रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, पूरा जांच करनी पड़ेगी कि आपका गोल्ड कितने कैरेट का है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो तमाम आपकी प्रोसेस, जो लागत बढ़ने वाली है, इससे क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट बैंक किसको ट्रांसफर करेंगे, बैंक जो है उधारकर्ताओं को ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्याज की दर या फिर जो आपका फीस है, जो लोन प्रोसेसिंग फीस है, वो फीस यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ग्राहकों पर भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा छोटे एनबीएफसीज जो हैं उनकी फंडिंग यहाँ पर समाप्त हो सकती है, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो शायद छोटे एनबीएफसीज को इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से काम ना मिल पाए, तो कंसोलिडेशन यहाँ पर आपका बढ़ सकता है, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। जो छोटे एनबीएफसीज हैं, जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, दोनों का मर्जर हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी चीज आपको देखने को मिल सकती है। और फिर लोन टू वैल्यू अनुपात को कम करने से, यानी कि यहाँ पर आरबीआई ने लोन टू वैल्यू जो रेशो है उसको सीमित कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया है 75% पर। और इसको लिमिटेड करने की वजह से बेसिकली आपका जो बैंकों की ग्रोथ है वो ग्रोथ और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो ये ओवरऑल हमने प्रभावों की बात की कि क्या प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अंत में अब थोड़ा सा निष्कर्ष की अगर आप बात करें इस पूरे टॉपिक पर कि क्या चीजें हो सकती हैं, तो निष्कर्ष के तौर पर आप अंत में कह सकते हैं कि गोल्ड लोन जो है ये बेसिकली आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए एक जीवन रेखा के तौर पे काम करता है, लाइफलाइन के तौर पे काम करता है। और इसीलिए अगर आप रूल्स को इतना स्ट्रिक्ट बनाते हैं तो शायद जो पहले इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग, जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बताया है कि भारत के गाँव में जो पहले इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग का एक बहुत बेहतर मैकेनिज्म मौजूद था, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण किसान जो हैं या ग्रामीण परिवार जो हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग के पास नहीं जाना पड़ता था या इनफॉर्मल लेंडिंग के पास नहीं जाना पड़ता था, लालाओं और साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता था, जिसकी वजह से बेसिकली ग्रामीण इकोनॉमी जो है वहां पर जो डेट ट्रैप की समस्या है वो समाप्त हो रही थी। पर अब क्योंकि रूल्स को इतना स्ट्रिक्ट बना दिया गया है तो शायद आपका इसका प्रभाव उन लोगों पर आपको देखने को मिले जहां पर लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम है, जहां पर लोगों के पास जानकारी का थोड़ा सा अभाव है। तो इस समस्या की वजह से आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि लोग वापस से इनफॉर्मल लेंडिंग जो है उसकी तरफ लौट सकते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई के लिए एक जो सुझाव होगा वो यही है कि आप जो है जो हाई वैल्यू लोन है उनके लिए तो रूल्स को स्ट्रिक्ट बना करके रखें। 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ के जो लोन हैं उनके लिए आप जो है रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना करके रखें। लेकिन जो आपके माइक्रो गोल्ड लोन है इनके लिए रूल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, इनके लिए रूल्स को थोड़ा सा लचीला बनाया जाए ताकि उनको इतने ज्यादा अनुपालन का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने इस पूरी विषय के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में निष्कर्ष के तौर पर देख लिए हैं। अब अंत में वापस से लौटते हैं हम अपने सवाल पर, और सवाल आपके सामने मौजूद है, लोन टू वैल्यू कौन डिसाइड करता है? जवाब आप जानते ही होंगे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। तो कहाँ यहाँ पर करते हैं इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।